दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम अपने लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए। ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छड़ी और कौन सेल्स जो होती हैं या मनुष्य की आंख में दृष्टि पटल पर ये कोशिकाएं होती हैं। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना आंख का वह भाग है जहां पर प्रकाश की छवि बनती है। इसमें जो रोड्स छड़ी कोशिकाएं हैं या कम रोशनी यानी रात्रि दृष्टि में देखने में मदद करती हैं। ये रंगों को नहीं पहचानती, जबकि कोन्स जिसे बोलते हैं कोन कोशिकाएं उजाले में देखने व रंगों की पहचान में सहायक होती हैं। रेटिना पर बनी छवि हमेशा उल्टी होती है, जिसे मस्तिष्क सीधा कर लेता है। यह भी ध्यान रखें कि रेटिना पर जो छवि बनता है हमें वह हमेशा उल्टी होती है, लेकिन मस्तिष्क जो है वह सीधा कर लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार पढ़ लीजिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। वह अपना प्रोटीन खुद बना सकते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम भी होते हैं। वह ये स्वतंत्र रूप से विभाजित भी हो सकते हैं, ठीक बैक्टीरिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा बनाता है, लेकिन यह उत्तर का कारण नहीं है। ये विचित्र विचित्र क्यों कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका और पेशीय ऊतकों का संयोजन। संचलन के लिए शरीर में दो प्रमुख प्रकार के ऊतक मिलकर कार्य करते हैं। एक होता है पेशीय ऊतक जिसे बोलते हैं मस्कल्स टिश्यू, संकुचन और शिथिलन करके हड्डियों को खींचते जिससे गति संभव होती है। एक होता है तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, तो पेशियों को संकुचित होने का संकेत भेजते हैं। दोनों के समन्वय से ही शरीर की गति नियंत्रित होती है। संयोजी ऊतक जो दिया ऑप्शन में, संयोजी ऊतक हड्डियों रक्त आदि का निर्माण करता है, गति में सहायक होता है पर मुख्य उत्तरदायी नहीं होता। उपकला जो है, उपकला ऊतक शरीर की सतह को ढकता है, गति से कम संबंध है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। हड्डी जो है वह निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी एक कठोर संयोजी ऊतक होता है जो शरीर को संरचना, सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोलेजन, फाइबर और कैल्शियम फास्फेट जैसे खनिज लवण होते हैं जिससे यह कठोर और मजबूत होती हैं। हड्डियां रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी सहायक होती हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो तंत्रिका कोशिका अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, तंत्रिकाएं संचार के लिए होती ना कि संरचना के लिए। पेशीय ऊतक की बात करें तो गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। उपकला ऊतक जो है शरीर की सतह को ढकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। कार्बन परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, यह आपसे पूछा है। तो उत्तर जान लीजिए, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 6 होता है। 6 होता है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। पहले कक्ष में 2 सेल्स हैं और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा कक्ष ही संयोजकता कक्षा होता है। इसलिए संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे 4 अन्य परमाणुओं से बंध बनाने में सक्षम होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायु की गति निम्नलिखित किसके द्वारा मापी जाती है। वायु की गति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति को मापते हैं। एनीमोमीटर एक ऐसा यंत्र है
जिसका उपयोग वायु की गति को मापने के लिए किया जाता है या मौसम विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। विंड वेन जो ऑप्शन में दिया है या हवा की दिशा बताता है लेकिन गति नहीं। बैरोमीटर की बात करें तो यह भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। बैरोमीटर वायुदाब को मापता है, वो हाइड्रोमीटर जो है तरल की सापेक्ष घनता मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला जो प्रश्न पूछा है वह पूछा है सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्मा विकिरण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई माध्यम नहीं है जैसे ठोस, द्रव या गैस नहीं, बल्कि यह निर्वात है। संचलन और संवहन केवल माध्यम में ही हो सकते हैं, लेकिन विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें उष्मा निर्वात में भी यात्रा कर सकती है, इसलिए सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल। वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल। ध्वनि तरंग का आयाम उस ध्वनि की ऊर्जा और तीव्रता को दर्शाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु को कितनी शक्ति से कंपन लगाया गया है। जितना अधिक बल वस्तु पर लगाया जाएगा उतना ही अधिक आयाम होगा और ध्वनि उतनी ही तेज होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, वस्तु का विस्थापन वास्तविक विस्थापन जो होगा वह शून्य होगा। चलिए जान लेते हैं क्यों शून्य होगा। तो विस्थापन क्या है, तो विस्थापन जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच सीधी दूरी या दिशा सहित मापन है। तो यहां वस्तु ऊपर गई है और वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ गई है, इसलिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है, इसलिए विस्थापन 0 होगा। जबकि वस्तु की कुल दूरी अगर पूछा होता तो जबकि वस्तु की कुल दूरी ऊपर 100 मीटर प्लस नीचे 100 मीटर तो 200 मीटर हो जाता, लेकिन विस्थापन जो है 0 है क्योंकि यह एक सकल वेक्टर राशि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंडोस्पर्म पौधों में बीजों के अंदर भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक होता है या युग्मनन फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और इसमें पोषक तत्व जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन होते हैं। विशेषकर एक बीजपत्री पौधों जैसे गेहूं, मक्का आदि में एंडोस्पर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है। पेलेग्रा रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन डी, नियासिन के कारण होता है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा एक पोषण संबंधी रोग है जो विटामिन B3 यानी नियासिन या ट्रिप्टोफैन की कमी से होता है। चलिए कुछ विटामिन और उसके रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नाइसिन या निकोटोटिमाइड होता है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक होता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रोस्टेट ग्रंथि यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से होने वाला स्त्राव किस में प्रवेश करता है यह आपसे पूछा है। प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्थ ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूत्रमार्ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोस्थ ग्रंथि जो है पुरुष प्रजनन तंत्र की एक ग्रंथि है या वीर्य स्पर्म का एक महत्वपूर्ण तरल घटक बनाती है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता और पोषण के लिए जरूर होता है। इसका स्त्राव सीधे मूत्र मार्ग में भी खुलता है। मूत्र मार्ग ही वह नली है जिसके होकर मूत्र और वीर्य दोनों शरीर से बाहर निकलते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है केवल पुरुषों में पाई जाती है या मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है।
प्रोस्टेट कैंसर एक आम वृद्धावस्था की बीमारी है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु का एक परमाणु केंद्र में होता है जो इसे अन्य विटामिनों से अलग करता है। या लाल रक्त कोशिकाओं में निर्माण तंत्रिका तंत्र के कार्य और डीएनए संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोबाल्ट एक आवश्यक ट्रेस खनिज है, लेकिन यह केवल विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, विशेष रूप से परनीसियम एनीमिया और तंत्रिका क्षति को हो सकती है। यह मुख्यतः पशु स्रोतों जैसे मांस, मछली, अंडा और दूध में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसके अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो उसके अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती है। अपेक्षित आर्द्रता जो है वह घटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि दर्पण की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा? यदि दर्पण की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिबिंब कितना छोटा होगा, यह आपसे पूछा है। समान रहेगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा, दुगना हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान रहेगा। चलिए जान लेते हैं क्यों। यदि दर्पण समतल हो और उसकी दूरी वस्तु से दुगनी या चौगुनी कर दिया जाए तो भी प्रतिबिंब की आकार और स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, याद पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इससे अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं, उनका गति या चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर उष्मा ऊर्जा अणुओं को मिलती है जिससे वे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है तो अणुओं का भार ताप से प्रभावित नहीं होता, ऊर्जा बढ़ती है, घटती नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इनमें से कौन सा उष्मा का मात्रक नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो उष्मा का जो मात्रक है वह कैलोरी है, जूल है और किलो कैलोरी, ये तीनों जो है उष्मा के मात्रक। परंतु जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है या तापमान मापने के लिए है, तापमान का यह मात्रक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिग्री सेल्सियस जो है वह उष्मा का मात्रक नहीं, वह तापमान मापने का या तापमान मापने का मात्रक है। जो ऑप्शन में दिया कैलोरी, तो कैलोरी को उष्मा के मापने के लिए होता है, उष्मा का यह मात्रक होता है। जूल जो है या उष्मा और ऊर्जा मापने के लिए होता है, उष्मा व कार्य का या ऐसा ही मात्रक है। किलो कैलोरी की बात करें तो बड़ी मात्रा की उष्मा मापने के लिए होता है या उष्मा का बड़ा मात्रक है ये। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? बढ़िया प्रश्न है यह, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पर जो है वह अधिक समय लगेगा चावल को पकाने में। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं वायुदाब हमारा जो है घटता है, क्योंकि वहां वायुदाब बहुत कम होता है जिससे पानी जल्दी उबलता है, लेकिन तापमान कम होने के कारण चावल को पकने में ज्यादा समय लगेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माइक्रोफोन का प्रारंभिक आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था, उन्होंने इसे टेलीफोन के प्रयोग के दौरान विकसित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, या भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो भारी जल जिसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य तेज न्यूट्रॉन को धीमा करना होता है ताकि वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में सहायक बन सके। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करके अधिक प्रभावी विखंडन में सहायता करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए।
निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए या चिन्हित करें, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इनमें से गलत कौन सा है। तो जेम्स वाट है जो स्टीम इंजन का आविष्कार किया, सही है। जे एल बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, यह भी सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, तो यह भी प्रश्न सही है। ऑप्शन में है डी, मैडम क्यूरी डायनामाइट का आविष्कार, नहीं, गलत हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी जो है डायनामाइट या सही युग्म नहीं है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी और उन्हें रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए कि विद्युत प्रवाह में प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वह ओम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ओम का जो चिन्ह है वह ओमेगा होता है। चलिए कुछ प्रमुख विद्युत इकाइयां उससे संबंधित बताते हैं आपको मात्रक। तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। विभवांतर की इकाई क्या होती है, तो विभवांतर की इकाई जो है वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है, अभी हम लोग पढ़े तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है किलोवाट घंटा है। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब होता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है, अभी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। ध्वनि तरंग जो है वह किस प्रकार की तरंग है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए किस प्रकार की तरंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कणों की कंपन दिशा तरंग के संचरण दिशा के समांतर होती हैं। ये तरंगे माध्यम जैसे ठोस द्रव या गैस में चल सकती हैं, लेकिन निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि की गति सबसे तेज ठोस में, मध्यम द्रव में और सबसे धीमी जो होती है गैस में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ज्यादा ग्रुप डी के एग्जाम में पूछता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम बता दीजिए। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को फुलाने, एसिडिटी में राहत और साफ सफाई के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि 10 kg भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। बढ़िया प्रश्न है या न्यूमेरिकल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे कराए जाएंगे एग्जाम होने से पहले, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि अभी थ्योरी को सहित हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो उसके लिए सेट बनाया जा रहा है। तो लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। आपसे पूछा गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग सभी जानते हैं। सूत्र आपको जरूर ध्यान रखना है, सूत्र से ही आप कर पाएंगे। 1/2 mv² है गतिज ऊर्जा बराबर होता है। तो वहां पर सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए और आपका राइट आंसर वो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुणे यहां पर जो द्रव्यमान दिया है वह दिया है 20, द्रव्यमान दिया 10 kg और जो वेग है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे 1/2 mv² इसका सूत्र होता है, 1/2 mv²। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे आपका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है आपका वह 20 kg है। 10 kg आपका द्रव्यमान है। उसके बाद जो आपका वेग है वो आपका 20 है, 20 का स्क्वायर यहां हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां से जब इसको भाग दे देंगे यहां आ जाएगा 5 और 20 विसंगम 400, तो 400 गुणे 5, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 2000। वैल्यू रख लीजिएगा, आपको सीधे सॉल्व हो जाएगा। 2000 जूल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में रक्त समूह AB किस प्रकार का होता है। मानव शरीर में रक्त समूह जो AB है वह किस प्रकार का होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन पे, यूनिवर्सल रिसीवर होता है ब्लड ग्रुप AB। या पॉइंट ध्यान रखिएगा, AB रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि यह AB और O सभी रक्त समूहों को बिना प्रतिक्रिया के ग्रहण कर सकता है यदि RH फैक्टर अनुकूल हो। इसका कारण यह है कि AB रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जबकि O जो है ऑप्शन में वह यूनिवर्सल डोनर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विटामिन C को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन C को किस नाम से जाना जाता है यह आपसे पूछा, भी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। या जल में घुलनशील विटामिन है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने और घाव भरने में मदद करती है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका अधिक मात्रा जो होता है नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर, अमरूद आदि में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसए नोड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एसए नोड जिसे बोलते हैं सेनोट्रियल नोड। एसए नोड को प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है, या हृदय की धड़कन की दर को, ताल को नियंत्रित करता है। एसए नोड हृदय के दाएं अलिंद्र में स्थित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है? रक्त में थक्का जमने से कौन रोकता है, यह आपसे पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगर आपको पता है तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिप्रिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिप्रिन जो है एक प्राकृतिक एंटी कोआगुलेंट है जो रक्त में थक्का जमने से रोकता है, या यकृत, फेफड़ों और कुछ श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिन की क्रिया को अवरुद्ध करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं, अगर ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं तो यहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वह जल और लवणों को अवशोषण करना तथा अपशिष्ट पदार्थों को ठोस रूप यानी कि मल के रूप में परिवर्तित करना है। या यहां पाचन नहीं होता, क्योंकि अधिकतर पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में पूरा होता है। बड़ी आंत के भाग जो प्रमुख है वह है सीकम, कोलन और रेक्टम, इसके प्रमुख भाग हैं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। तो इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा और हाँ बताइएगा लास्ट में कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है, यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।